हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया था पहले जो लेक्चर में हमने फोटान के बारे में बात किया था, व्हाट इज फोटान, उसका मोमेंटम और एनर्जी की बात की थी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ की मैंने बात की थी। ठीक है, तो मैंने बताया था कई सारे चैप्टर, 4 में चैप्टर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने को स्टार्ट करना है और तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने को स्टार्ट करना है। तो देखो बच्चों, पहले तो हम बता दें एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाला है क्या। मतलब आपने जैसे एटम, तो एटम के बारे में किसने स्टार्ट किया, और सवाल ये कि देखो तुम लोग देख रहे हो कि बहुत सारे मॉडल है, लाइक थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल। तो अब ये सवाल है कि क्या ये क्यों इतने मॉडल्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये मॉडल की ज़रूरत तब पड़ते है, इट्स लाइक आप समझो ये कि बुक है, तो होता है ना कि ये 3rd एडिशन 4th एडिशन, ताकि आपका मतलब जो भी एरर है उसे क्या करें, मॉडिफाई किया जा सके। ठीक है ना, जो भी एरर है उसका मॉडिफाई किया जा सके। तो एज सिंपल एज ये मान लो कि कोई बुक है, इसका 1st एडिशन है, 2nd है, 3rd एडिशन या फाइनल एडिशन जो भी होता है, मतलब इसमें कुछ कमी रही होगी तब ये आया, इसमें कुछ कमी रही होगी तब आया, तब इसमें कुछ कमी रहेगी तब आया। ठीक है ना, तो हम लोग सब पढ़ेंगे और सब जानेंगे क्या क्या कमी थी और कैसे हुआ। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ऐसी थोड़ी पता चल गया होगा, ऐसी थोड़ी पता चला होगा। जैसे आप एटम बोले, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो सब सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो अब देखेंगे हम लोग इसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पढ़े होंगे और भी कुछ पढ़े होंगे, पर फिजिक्स में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी, जब घूमता है तो कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे ढंग से। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लेक्चर शूट कर रखा था पर उसमें आवाज़ नहीं आया, फिर से मेरे को शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो सबसे पहले जिसने अगर एटम की बात की, सबसे पहले अगर किसी ने एटम की बात की तो वो थे आपके साइंटिस्ट डाल्टन। ठीक ना, डाल्टन थे। तो वो देखो, अपने को एक चीज़ समझ लो, वो अपने को वाला उस तरह से नहीं पढ़ाने वाले हैं कि आप डेफिनेशन रट रहे हो और व्हाट इज मतलब एटम मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। तो डेफिनेशन वाला काम नहीं, अपने करना क्या, ये देखो अपने करना क्या है कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत क्लियर कट होना चाहिए हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनना है कि जेईई में क्वेश्चन बने और जहाँ पे थ्योरेटिकल वाकई में जिसकी नीड है। इतने सारे मॉडल दिख रहे हैं आपको, ये 3 मॉडल। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड और आपका बोर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोर्स मॉडल है। ठीक ना, तो ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। पर आपके एक शुरुआत कैसे किया जाए, आपका चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, तब ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना, तो डाल्टन्स ने एटम के बारे में बताया कि देखो क्या बताया, तो लोग खुद बता लेना कि अगर कोई भी आपका मटेरियल सब्सटेंस है तो आप उसको तोड़ना स्टार्ट करो, तोड़ते तोड़ते बहुत छोटा जाएगा, तो एक ऐसा स्टेज जहां आप उसे ब्रेक ना कर पाओ, वो ही आपका जो होगा वो वाला स्टेज क्या कहलाएगा, वही वाला आपका एटम कहलाएगा। यानी मतलब ये बोल सकते हैं कि जो आपका एटम है मतलब आपकी स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल मतलब आप वहां से ब्रेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि मतलब एटम ऐसे पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल मतलब क्या, पार्टिकल ही बता रहा है। एटम क्या आपके पार्टिकल हैं, क्या है पार्टिकल, उनके डाल्टन के हिसाब से पार्टिकल हैं, पर क्या टाइनी पार्टिकल, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, वही आपका एटम है। एटम क्या आपके पार्टिकल, कैसा पार्टिकल जिसे आप ब्रेक ना कर पाओ। तो उन्होंने एटम के बारे में बताया। ठीक है ना, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के बताया स्ट्रक्चर, उसका एटम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, मतलब समझ रहे आप कितने अंदर लेवल पर जा रहे हो। तो एटम ऐसे नहीं दिखता है, उसका कैसे मतलब कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो बना है एटम, और अगर बना है, अगर बता रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों एग्जिस्ट करता है ऐसे। ये फिजिक्स है, आपको हर एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, हर एक लॉ कोई वैलिड ना हो पाए। देखना बहुत सारे लॉ, रदरफोर्ड फेल हुआ तो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हालांकि सही था बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन उसने बताया ऑर्बिट न्यूक्लियस का चारों तरफ रिवॉल्व करते, पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वो चीजें, तो आई थिंक स्टार्ट समझ में आ गया था कि एटम की कहीं ना कहीं मतलब फिर लोगों को क्लिक करेगा कि हाँ यार एटम कुछ चीज होता है। तो पर उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताया। तो ये डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी थे, तो ऐसे बस स्टार्ट करनी है, पढ़ना है हमको यहाँ से थॉमसन मॉडल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन मॉडल बहुत थ्योरेटिकल है, कुछ है नहीं, बस देख लो कि आइडिया के लिए तुम्हें कि देखो थॉमसन मॉडल के बारे में अपन देखते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी थॉमसन ने की थी, तो वो दैट इज अनदर थिंग। पर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोला कि एटम कैसे बना है, वो चीज अपन देख रहे हैं। तो जे थॉमसन मॉडल अपन देखते हैं। अगर जे थॉमसन मॉडल समझना है एज सिंपल एज, तो समझ लो कि ये एक वाटरमेलन है, तरबूज या खरबूज,
और उसमें क्या होता है, एक लाल वाला पार्ट होता है जो गुदा बोलते हैं अपन, जो खाते हैं ना, ये रेड वाला पार्ट है तरबूज का, ये क्या रेड वाला पार्ट है। और उसमें जो इसके सीड्स होते हैं, बीज क्या होते हैं इसमें इम्बेडेड होते हैं। सीड्स क्या होते हैं आपके, सीड्स इम्बेडेड होते हैं आपके किसमें, इन वाटरमेलन। सीड्स क्या आपके इम्बेडेड है इन वाटरमेलन। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को मानना है तो आप मान लो वाटरमेलन क्या आपका लाइक ए सॉलिड स्फीयर, लाइक ये आप यहाँ पे मान लो सॉलिड स्फीयर टाइप का है। अब मत बोलना कि अरे सर हमने तो अलग टाइप का भी देखा है आप वाटरमेलन, तो फिर वहाँ पे बोलेंगे सर आप क्या बता रहे हो, तो पहले बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत डिस्कवरी वगैरह चलती रहती है ना। तो उन्होंने बोला कि जो आपका वाटरमेलन होता है ना, तो उसमें जो आपका खाने वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट बोल रहे हैं अपन रेड, इसमें समझाने के लिए कि इसमें क्या होगा, एक रेड वाला पार्ट हो गया और सीड्स क्या आपका एक ब्लैक वाला पार्ट है, सीड्स क्या आपका ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, या इसमें ब्रैकेट में लिखना है ब्लैक, ठीक है। अब बोलना मत कि सीड्स और व्हाइट भी होता है, थोड़ा कच्चा रहता है, तो वो सारी दिमाग में मत लाना। तो उन्होंने जो रेड वाला पार्ट है, जो खाने वाला पार्ट है, उससे आप मान लो क्या पॉजिटिव चार्ज है, उसने बोला कि आप पॉजिटिव चार्ज मान लो उसे, और जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें उस पॉजिटिव चार्ज का नाम ही दिया है कि वो कुछ क्या होता है, ठीक है ना, उसने पॉजिटिव चार्ज बोला। और इसको सीड्स को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन बोला, नेगेटिव चार्ज नहीं बोला, उनकी इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइक की बीज, मतलब लाइक की सीड्स इम्बेडेड इन वाटरमेलन। तो पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने बता दिया कि ये जो आपका जो होल वॉल्यूम में जो खाने वाला पार्ट है ये वाटरमेलन का, वो हो गया, और ये क्या होगा आपका प्लस वाला चार्ज, नेगेटिव जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक ए सीड्स इम्बेडेड इन वाटरमेलन। तो उसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि जो उन्होंने बताया कि एटम इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक सेकंड बच्चों, हाँ, तो उन्होंने बताया एटम इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर, बता दिया इन विच इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड मतलब होता है बच्चों धंसा हुआ, इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड, धंसा हुआ, इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन विच इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड लाइक किस तरह, लाइक सीड्स इम्बेडेड इन वाटरमेलन, सीड्स। तो देखो आप खुद बना के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपको रटने वाला काम मेरे साथ मत करना, ठीक है ना, आप समझो इसको बना के लिख दो कि एटम क्या है, बता रहे हो ऐसा सॉलिड स्फीयर है, कैसा सॉलिड स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें धसे हुए, कैसे जैसे वाटरमेलन में तरबूज में क्या होता है आपके बीज धसा होता है, सीड्स। अब देखो बच्चों मैंने बताया कि एडिशन की, जैसे मान लो फर्स्ट एडिशन बुक इसमें कुछ गलत रहा होगा, सॉल्यूशन गलत आया तो उसको रिवाइज किया जाता है और देखा जाता है क्या कमी, फिर सेकंड एडिशन आता है। तो इस फर्स्ट एडिशन बुक तो दे दिया, अब आती बात सेकंड की। तो आप सवाल ये उठता है कि सेकंड क्यों आता है भाई, फर्स्ट में क्या कमी थी, आखिर उससे जान ले। तो उन्होंने बताया, अच्छा ये बताओ कि 2 माइक्रोकुलाम एक हो गया, ये मान लो 2 कूलाम हो गया, एक हो गया -2 कूलाम, तो अलग अलग ये चार्ज तो ठीक है, अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 कूलाम -2 कूलाम को अगर बताऊं तो कुछ चार्ज मिलेगा, 0, खत्म कहानी। मतलब प्लस माइनस को एक साथ ला रहे हो, प्लस माइनस को एक साथ ला रहे हो तो बूम खत्म कहानी, कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो अब यानी कि इन्होंने क्या बता दिया कि पूरे में क्या बता दिया कि प्लस में और माइनस में, तो बेसिकली क्या बता दिया आपने, न्यूट्रल बता दिया इसे, आपने क्या बता दिया कि आपने इसे न्यूट्रल बता दिया। तो उन्होंने तो एटम एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, प्लस माइनस एक साथ खत्म कहानी हो जाएगी ना। तो बेसिकली अगर यूं बोले एक टर्म में, तो ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने बता नहीं पाया। कभी भी एक साथ चार्ज आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस और सेम मैग्नीट्यूड में, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। भाई स्टेबल कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो आपने देखा कि न्यूक्लियस इसके चारों इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है,
घूम रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और ये क्या होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या एक साथ ही नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो खत्म कहानी हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बच्चों के जे थॉमसन मॉडल की बात होगी, ये बात होगी जे थॉमसन मॉडल। अब देखेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। इसी को प्लेनेटरी मॉडल बोला जाता है बच्चों, प्लेनेटरी मॉडल। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी एस सिंपल समझना है, एस सिंपल है यानी कि हमेशा जब भी आप पढ़ो तो सोचो कि मेरे को हमेशा याद रहा है कि थॉमसन मॉडल, वाट इज थॉमसन मॉडल। सोचो एक तरबूज है, उसमें एक रेड पार्ट वाला खाने वाला पार्ट हो, एक हो गया आपका सीड्स हो गया, तो सीड्स इलेक्ट्रॉन मान लो, जो रेड वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक साथ है, मतलब आपकी स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या हुआ, फेल हो गया थ्योरी। अब आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल पे, पर इलेक्ट्रॉन की खोज उसने कर दी थी, किसने? थॉमसन ने कर दी थी। रदरफोर्ड का मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल देखते हैं। अब देखते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या पहले तो इन्होंने बताया, क्या क्या डिस्कवरी हुई, और उसके बाद क्या वो एटम की स्टेबिलिटी को बता पा रहे नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब आप बता रहे हो कि एटम कैसे बना हुआ है, और बता रहे तो उसे पूरी दुनिया के सामने प्रूफ भी करना पड़ेगा। बस ये बात है, बहुत लोग ये प्रूफ नहीं कर पाए ना। अब देखना क्या नहीं प्रूफ करे, बताते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में देखो बच्चों, इन्होंने क्या बताया, पहले तो देख लो, हालांकि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा, बस थोड़ा सा इजी है, बस हल्का सा मैं एक रिवाइज कर देता हूँ कि इन्होंने एक ले लिया थीन गोल्ड फॉयल ले लिया, थीन गोल्ड फॉयल, यही शायद होता है। देखो मेरे बच्चों, मेरे हो सकता है मेरी एक दो स्पेलिंग गलत हो जाए तो उस पर केयर ना करना। थीन गोल्ड फॉयल मतलब फॉयल का मतलब ये हो गया कि पतली सोने की चादर, और यहाँ पे क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यानी कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब क्या होगा, जिसके पास बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है। अब क्या होगा अल्फा पार्टिकल सोर्स, पहले बात तो समझ लो अल्फा पार्टिकल है क्या। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब बोलेगे सर हीलियम का न्यूक्लियस तो अभी हमें पता ही नहीं, खोज ही नहीं होता, तो बस ये समझ लो कि अल्फा क्या अभी आपका पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, बस इतना समझना। अल्फा पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट, बस यही समझना है। अल्फा पे कौन सा चार्ज है, हीलियम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये समझ में आएगा तो कहानी सही होगी। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा की यहाँ की बौछार की इस पे थिन गोल्ड फॉयल पे उन्होंने एक रिजल्ट निकालने की कोशिश की। पहले तो अल्फा स्कैटरिंग, ये ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, अभी जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, अल्फा स्कैटरिंग ट्रेजेक्ट्री, अल्फा स्कैटरिंग ट्रेजेक्ट्री, मतलब अल्फा जो है स्कैटरिंग, जो अल्फा पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ रिजल्ट दिया। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऐसे इस पे वो किया और देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उन्हें देखा बच्चों कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल ऐसे यूं गए और अपने ही पास से वापस आ गए, मतलब कितना एंगल बना लिए, 180 डिग्री। फिर देखा उन्होंने कि कुछ पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल ऐसे यूं जा रहे हैं और बिल्कुल यहां से टकराने के बाद इससे ये यूं ऐसे 90 डिग्री पे निकल जा रहे हैं, ऐसे यूं 90 डिग्री पे निकल जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ही करते करते कि फिर जो है कुछ अल्फा पार्टिकल जो ये है ऐसे, और फिर ये जो है आपके ऐसे बेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ आया और ये आपका बेंड हो गया, फिर कुछ आया ऐसे आपका ये बेंड हो गया। तो आप देख लो जैसे ये लाइन की डिस्टेंस बढ़ते जा रही है तो ये क्या हो रहा है, कम बेंड हुआ है। जैसे ये बहुत ज़्यादा बेंड हो गया इतना, ये क्या हुआ, कम बेंड हुआ है उससे, और ये क्या हुआ, कम बेंड हुआ। ऐसे बेंड होते हुए एक फाइनल लाइन मिलेगी जो कि स्ट्रेट निकल जाएगी। तो इन्होंने कुछ रिजल्ट बताया, देखो क्या बताया इन्होंने, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग खुद बताना कि अगर ये ऐसे लाइन मुड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स का तो पेनिट्रेशन पावर हो, छेदने की जो पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसको जो है इस वाले पार्ट को उसने क्या किया, पेनिट्रेट नहीं कर पाया। ये जो लाइन है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये चलता है कि अच्छा यार यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही हैवी है, इतना इजी नहीं है उसे पेनिट्रेट करना। एक बात तो यहाँ पे चली, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हो बच्चे कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ऐसे मुड़ गया,
यहाँ पे क्या होगा, मुड़ गया, और ये वाला पार्ट क्रॉस कर गया, क्रॉस करके मुड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ये क्रॉस करके मुड़ जा रहा है। तो अब क्या समझ आ रही, समझना इस चीज को, ये टकरा के ऐसे मुड़ गया और ये क्रॉस करके ऐसे मुड़ रहा है या ऐसे मुड़ रहा है। आप लोग देख लेना, बहुत सारे बुक में जो भी बना हुआ है, मैं मेन थीम बताना चाह रहा हूँ। तो इससे ये पता चला बच्चों कि अगर ये क्रॉस करके मुड़ जा रहा है और ये यहाँ पे मुड़ गया, तो ये टकराने के बाद मुड़ा है, और देखना यहाँ पे मुड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री जो है पता चल रहा है कि इससे ये पता चला कि बहुत ज्यादा इसका एरिया नहीं, बहुत स्मॉल पार्ट है, ये एटम के अंदर का बहुत छोटा पार्ट है जहां उसका बहुत कम एरिया है, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है कि ये सीधे क्रॉस करके बेंड हो जा रहे हैं, और बेंड होने से पता ये चल रहा है क्या, हमें पता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, दो लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। लाइक मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज होगा बच्चों, ये भी इसके पास भी क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तभी ये क्या कर रहा है, आपके इसे बेंड होकर बाहर निकल जा रहा है, सीधे नहीं निकल रहे हैं। ये अगर देखो होना क्या चाहिए, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, सीधे निकलना चाहिए, लेकिन सीधे क्यों नहीं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका बेंड हो जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। रिपल्सन क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये मेरी अल्फा रे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बारे में एक हमें आइडिया चल गया, इसके बारे में एक आइडिया चल गया मेरे को कि एक एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट है, एक एटम के अंदर ऐसा पार्ट है, मतलब देखो केमिस्ट्री में तो न्यूक्लियस वगैरह का डेफिनेशन तुमने देखा होगा, तो हम डेफिनेशन नहीं आपको लिखवाते हैं, बस समझ लेना कि इनसाइड द एटम, इनसाइड देयर आर ए स्मॉल वॉल्यूम पार्ट, स्मॉल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम बोलेंगे, स्मॉल पार्ट एट विच होल मास, एट विच अप्रोक्सीमेटली होल मास, ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एंड हैव द पॉजिटिव चार्ज। उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से एक पता चला, और यहीं से एक टर्म आता है न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि वो क्या होता है भाई, कि बहुत ही उसका सेंटर पे होता है, क्या होता है, एट सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम पे होता है, और उस पर क्या लगभग मैक्सिमम मास, मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अब रीजन तुम्हें पता होगा, रीजन मैं बताऊं यानी चलो बता देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा और न्यूक्लियस के बाहर है, तो क्या होता है, बहुत अप्रोक्सीमेटली बहुत कम मास होता है रेस्पेक्टिवली प्रोटॉन के, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बात है, हाँ, इसलिए क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम मास, होल मास नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम मास, ठीक है, लगभग पूरा ही हो जाता है, लगभग बोल रहा हूँ। और वो उस पर कौन सा चार्ज है, बस पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसे पता चल रहा है, आपकी रे क्या कर रही है, भग जा रही है, दूर जा रही है, रिपेल कर रही है, और ये पता चला यहाँ कि ये सीधे लाइन क्रॉस करके बेंड हो रही है, और इधर भी ऐसा चल रहा है। इससे पता चला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, आपका इम्पटी है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पटी, खाली है बहुत सारा पार्ट। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये भाई साहब ये न्यूक्लियस हो गया एटम का, ये क्या होगा आपका न्यूक्लियस, ऐसे बता दें, और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका बस इतना बताया, और बताया कि आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या, मान लो ये पूरा एटम है, सपोज करिए एटम, तो मोस्ट ऑफ पार्ट क्या, ये खाली है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है जहाँ पूरा मास कंसंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज है। फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व घूमते हैं किसके, रिवॉल्व अक्रॉस अराउंड बोलना सही होगा, इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर ऑर्बिट बोल रहे हैं, सर्कुलर पाथ। तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, इसके घूम रहा है, और जिसमें घूमता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। तो इन्होंने इतनी सारी बातें की कि भाई साहब इन्हें मतलब बेसिकली उन्होंने बता दिया कि कुछ न्यूक्लियस होता है एटम के पार्ट के अंदर, देखो स्ट्रक्चर पता चल रहा है लगाना। उन्होंने बताया, डाल्टन से बोला कि पहले एटम कुछ होता है, और इन्होंने ये बता दिया कि भाई एटम जो है कैसे बना हुआ है, अंदर न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करे, घूम रहे हैं, और एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट का इम्पटी खाली है। अब ये खाली है, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस है, खाली है। तो इन्होंने यहां तक की बात कर दी। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर इसके बाद बोर्स का मॉडल क्यों आया, अगर इन्होंने इतनी सारी चीजें बता दी तो बोर्स के मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट थी, बोर्स के मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो यानी कि कहने मतलब यानी कि इसके ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, ड्रॉबैक मतलब कमी क्या रही, तो इसके ड्रॉबैक अपन देखते हैं, इसकी ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक में सबसे पहले बच्चों को जानने से पहले इन्होंने क्या किया था, उल्लंघन किया था।
किसका, एक लॉ का, जिसे बोलते हैं मैक्सवेल लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या किया, उल्लंघन कर दिया उसका, मतलब वायलेट कर दिया, समझ रहे, उसका सपोर्ट नहीं कर पाया, उसे बता नहीं पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया किस थ्योरी को, मैक्सवेल की थ्योरी को। तो मैक्सवेल की आखिर अब सवाल उठता है कि सर मैक्सवेल की, आप लोग बोलोगे कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या है, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, देखो ये क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब क्या बोल रहे हैं, चार्ज पार्टिकल पर कंडीशन क्या है, एक्सेलरेटेड, इतनी बात होगी। अब वो चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ ये रूल फॉलो कर सकते हैं, प्रोटॉन, हाँ भाई वही चार्ज फॉलो कर सकता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और इमिट्स, क्या बोलता है, इमिट्स करता है एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो कि ये एनर्जी क्या है, इमिट कर रहा है, बस ये मतलब इन्होंने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन सपोज चलो, अगर वो एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड है, तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी, इमिट करेगी। बच्चों देखो, जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप स्टेबिलिटी खो देते हो। अगर मेरी एनर्जी डाउन होने लगे बहुत धीरे धीरे, तो मैं शायद पढ़ा ना पाए, फिर लेट हो जाऊं, और भी डाउन होने लगे तो शायद मैं खड़ा ना पाऊं, और भी डाउन होने लगे तो शायद मेरी में आंखें ना खुलें, और भी डाउन होने लगे तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी स्टेबिलिटी खोती है, जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, खोने लगते हो। अगर जब आपकी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो फिर आपको पता है क्या होता है, आप अपनी स्टेबिलिटी तब भी खोते हो। तो यानी कि एक फिक्स एनर्जी लेवल होना चाहिए। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि अपनी एनर्जी क्या करेगी, इमिट करेगी। अब जरा सोचना कि आपने रदरफोर्ड ने बोला कि भाई साहब अंदर के आपके न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब हमें बताना कि अगर ये सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तुमने सर पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एसिड लगे सेंट्रीपिटल, और ये इधर लगे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन है, हाँ है, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल, हाँ है, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी क्या करेगा, आपका इमिट करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। अगर ये बच्चों एनर्जी लूज करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, किससे मिलकर बच्चा बना होता है, पार्टिकल से। पार्टिकल्स मतलब क्या हो गए, फोटोन। तो ये फोटोन के फॉर्म में बच्चों का था, जिसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, एच फ्रीक्वेंसी, HF या hc/λ। यही तो अभी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो उन्होंने आइंस्टाइन ने बताया कि जो वेव बने किससे बने हैं, फोटोन से। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगी तो मतलब क्या, फोटोन के फॉर्म में। ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, छोड़ो। यहाँ पे आ जाओ तो मेरे को पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरा एक्सेलरेटेड है, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबिलिटी अपनी बना नहीं पाएगा। और वही मैं समझा रहा था कि जो आपकी स्टेबिलिटी ना बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एनर्जी क्या करे बच्चों, एनर्जी अगर आपका लूज करता है, तो जरा देखना कि ये आपका न्यूक्लियस था और ये यहां से ऐसे घूम रहा था, तो अब ये ऐसे नहीं घूम पाएगा, अब इसका रेडियस डाउन होना लगेगा और एनर्जी डाउन हो जाएगी। ऐसे करते 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 क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिरने का मतलब क्या, न्यूक्लियस आपका प्लस है और ये क्या आपका माइनस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस बूम बूम, खत्म कहानी, मतलब ही नहीं, स्टेबिलिटी खत्म, मतलब आप। तो यानी कि कहने मतलब ये इसे बोलते हैं स्पाइरल पाथ, जिसमें आप होता है ना मच्छर भगाने के लिए आप मोर्टिन यूज करते हो, इस कौन सा शेप है, स्पाइरल पाथ है। तो वो क्या स्टेबिलिटी आप बता नहीं पा रहे, मतलब आपको सेम रेडियस को अपने मेंटेन नहीं कर पाया, ये अपने रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाया, आप क्या करो, न्यूक्लियस में गिर गया आपका, ठीक है ना। क्यों भाई, एनर्जी लॉस, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना भाई। फिर तो आपके स्टेबल है ना, प्लस माइनस बूम, कहानी खत्म। यानी कि यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसके सर्कुलर ऑर्बिट की तरफ, तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मतलब ये जो है कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैंने बताया फिजिक्स से अगर आप सही बता रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सेटिस्फाई, ठीक है ना।
ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सेटिस्फाई, ठीक है ना। अगर आप दे रहे हो कोई भी थ्योरी तो ये फिजिक्स है बच्चों, आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक था, आपने मतलब जो आपके थॉमसन थे वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, और ये क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, ठीक है ना। एटम में अगर उन्होंने बताया कि भाई तरबूज है प्लस माइनस एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा है, कहानी खत्म। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि इसमें जाके गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है। आपको ये सारी ये बातें क्लियर हो गई, ये बात हो गई ड्रॉबैक की, ठीक है। अब जो है बच्चों, ये तो बात हो कि आपने देख लिया थॉमसन मॉडल और आपका रदरफोर्ड मॉडल। फिर से थॉमसन ने बताया एक तरबूज है जिसमें रेड वाला पार्ट, खाने वाला पार्ट प्लस हो गया, अब इसमें सीड्स हो गए माइनस, एक साथ आ गए, बूम, कहानी खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, अल्फा स्कैटरिंग थ्योरी। चलो यार, न्यूक्लियस कुछ होता है, क्या होता है, जहां पे होल मास कंसंट्रेटेड हो, किसका, एटम का, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। इतनी बात हो गई। और इतनी होने के बाद फिर उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसकी थ्योरी को, मैक्सवेल की थ्योरी को। यानी कि मैं इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उन्होंने नहीं बता पाया। अब यहां पे उसी के अंदर अभी चल रहा है, रदरफोर्ड का ही मॉडल चल रहा है अभी जो है बच्चों। रदरफोर्ड का मॉडल ही हम लोग चला रहे हैं, और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। मतलब अब सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपने मैकेनिक्स लगाते, देखो समझना कि ये क्या आपका न्यूक्लियस है, और ये क्या इसके चारों तरफ क्या आपका इलेक्ट्रॉन, ये मैंने माने इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और सेंटर न्यूक्लियस से यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस, ये जो रेडियस है बच्चों उसका क्या है, r है, स्मॉल r ले लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है मैंने m ले लिया, ठीक है ना। m है मास इलेक्ट्रॉन का, v है वेलोसिटी, और r क्या है उसका रेडियस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरा सवाल ये है बच्चों, अगर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं बोलूं इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, तो बोलोगे सर चार्ज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है Q = N × E, N × E, यानी कि N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो अगर नंबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को पता चल जाए तो मेरी काम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस में बच्चों कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर बताना कितना होता है बच्चा, आपका Z होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका Z, वो क्या बात करता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लो आपका सोडियम 11 है, तो सोडियम 11 है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 11 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 A 8 1 लिखते ना अपन, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 11 होंगे, प्रोटॉन भी उतने हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी कितना, 11 हो गया। नंबर की बात हो रही है, पर फर्क क्या है, प्रोटॉन पे क्या होगा, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁹, तो मैं क्या बोलूंगा E, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा कितना, -E। तो चार्ज के मामले में अब मत बोलना ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के मामले में क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चार्ज की, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, N × E। प्रोटॉन की जो देखो कितना चार्ज है, E है, और नंबर कितने बच्चों, नंबर कितने हैं उसके, पॉजिटिव चार्ज अंदर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बराबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, अपन लिखते हैं Z से, तो Z × E। तो यानी कि इसके अंदर जो है चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर Z × E हो गया, ठीक है बच्चों। फिर से एक चीज मैं बता देता हूं जो कि बार बार यूज होगा, अगर वो आपने बोले पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी से। आपने पढ़ा ग्रेविटेशन में कि अगर दो मास है, एक m1 है और क्या आपका m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो जो मेरा फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल कहता है उनके मास के मल्टीप्लिकेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और यहाँ से मेरे को मिलता है F = Gm1 m2/r², ठीक है। और नेचर में क्या होगा, ग्रेविटेशनल नेचर में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। सिमिलर है, जगह दो चार्ज है बच्चों, एक Q1 है, क्या आपका Q2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और इससे हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सिमिलर है, आपका ये जो फॉर्मूला है उसी की तरह, कि यहाँ पे F, यहाँ पे G क्या आपका कांस्टेंट यूनिवर्सल, यहाँ पे होता है आपका K,
के होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है चार्ज का, यहाँ पे क्या है मास का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या आपका चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2, और डिवाइड में क्या है इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से हमने डिवाइड करना है, तो ये आपका डिवाइड हो गया। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, यहाँ पे G A1 इंटू अपन में आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे इस के की जो वैल्यू होती है आपकी होती है 9 इंटू 10⁹, और इसी के को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इससे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁹। यानी कि हमने सीखा कि अगर दो मास है तो इनके बीच ये फोर्स लगेगा, अगर मेरे पास दो चार्ज है तो इनके बीच ये फोर्स लगेगा। अच्छा एक ये चीज, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे -Q2 है तो क्या माइनस यहाँ पे लोगे, नहीं माइनस नहीं लेना है, इससे बस माइनस ये पता चलेगा इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये लाइक अनलाइक चार्ज, ये प्लस Q1 है और ये क्या आपका -Q2 है, ये प्लस में और ये क्या माइनस में है, तो क्या होगा अट्रैक्शन लगेगा। अगर दो चार्ज आपके ये Q1 है और ये Q2 है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको समझ में आया कि अगर माइनस है तो उसमें पुट नहीं करना है फॉर्मूले में, ठीक है, माइनस है, आपको क्या होगा उससे नेचर पता चलेगा कैसा है। तो हमने ये बात होगी, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे, अब आप ये देखो कि अगर ये दो चार्ज है, ये जेड एक है प्लस में और इलेक्ट्रॉन एक है माइनस में, तो अगर दो चार्ज हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका, अगर ये प्लस में और ये क्या है माइनस, ये चार्ज पे माइनस होता है ना इस पे, तो ये क्या अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ये खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा। अगर न्यूक्लियस को, अगर इस न्यूक्लियस को अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इससे तो मतलब कोलैप्स हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो कौन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पे अंदर क्या लग रहा है FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों जब बैलेंस रहेंगे तब ये क्या करेगा आपका, नॉर्मली आपके ऐसे क्या करेगा आपका मूव करेगा, ठीक है, आपका क्या करेगा मूव करेगा, मतलब रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो अगर ये मेरा फोर्स क्या होना चाहिए आपके बैलेंस होना चाहिए। अगर मैं बोलूं जैसे आपका क्या है, ये आपका जैसे ये आपकी अर्थ है और क्या करें मून जो है इसके अराउंड क्या कर रहा है आपका, ये आपका अर्थ है और जो मून है इसके अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर ये से खींच लें ऐसे, तो ये तो कोलैप्स होकर कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके खींच रहा है तो सिमिलर फोर्स आपको बैलेंस करने वाला होना चाहिए, और वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैं बोल सकता हूं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, m इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है v है, v स्क्वायर और रेडियस का r है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है k Q1 यहाँ पे लिख देना, F मेरा क्या होता है k Q1 Q2 अपॉन में क्या r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए k लिख लिए, और Q1 चार्ज कितना है, तो यहाँ पे कितना है Q1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों Z इंटू ई हो गया, और Q2 की वैल्यू क्या होगा ओनली ई होगा, क्योंकि भले माइनस में अपन पुट नहीं करते हैं उससे पता चल जाता है अट्रैक्शन हो गया। तो k इंटू ई हो जाएगा आपका Z इंटू ई, और ये यहाँ पे हो गया फिर e, और अपॉन में क्या हो गया r का स्क्वायर। तो यहाँ से एक r से एक r कट गया, और यहाँ से मिल जाएगा मेरे को m इंटू वी की स्क्वायर इक्वल टू k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया r हो गया। ये बात हमें यहां तक पता चल गई बच्चों। अगर यहां से पता चल गई तो हम क्या यहां से कंक्लूड करते हैं ये देख लेते हैं, यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं ये चीज देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमें आप इसकी हर एक चीज बताओ। यहां से अलग रेडियस भी निकाल सकते हैं ना, आपने सिमिलर चीज ग्रेविटेशन पढ़ा था, मैं बताऊंगा अभी कंपेयर करके। यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें पता करना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये आपको डिस्कशन करना है। mv स्क्वायर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो आ गई ना। फिर देखो mv स्क्वायर निकाल ले, अगर आप यहीं से दो से क्या करो डिवाइड कर दो, या ऐसे तुम लोग समझ लो, यहीं से चलो। तो पहला मैं निकालने वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों मेरा हाफ m इंटू वी की स्क्वायर, यहाँ पे हाफ हो गया, और m इंटू वी की स्क्वायर क्या k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया r हो गया। तो यहाँ से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों वो मेरा हो गया 1/2 k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया r हो गया, या ऐसे वो लिख सकते k जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया
2 इंटू आर हो गई। ये आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये किस में बच्चों, प्लस में इसकी वैल्यू आ रही है, इसमें क्या आ रही है बच्चों, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है। अच्छा बच्चों, इतना आने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप बता दो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मेरा फिर से अगर आपसे सवाल है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी, आप दो मास होता है m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे u से लिखते थे और ये क्या होता है, माइनस जी m1 m2 अपॉन में क्या होगा, r होगा। सिमिलर जगह यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिखना चाहूँ तो होगा k, माइनस कर दो यहाँ पे, हालांकि ठीक है यहाँ पे क्या करो, माइनस कर दो, माइनस के हो गया, और दो मास का प्रोडक्ट है m1 m2, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का प्रोडक्ट हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस r हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बता दो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ से, और माइनस k हो गया Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितना है, Z इंटू ई है, और Q2 क्या बच्चों, E है, अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। तो यहाँ से Z इंटू ई इंटू ये स्क्वायर बन जाएगा, ZE स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आप मेरे को रिलेशन बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, आप देख क्या रहे हो कि प्लस में और माइनस में, बस इतना फर्क है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है और यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन r है, यहाँ पे 2 से ओनली डिवाइड हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ से देखना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r, इतना 2 को छोड़ दिया जाए, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी और अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक, हाँ, तो ये रिलेशन के बच्चों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, और वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। काइनेटिक एनर्जी माइनस में क्या नहीं है, माइनस में क्या है आपका, यहाँ पे कर लो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बैलेंस, बस आपको पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद आप कर ही सकते, ठीक है। तो -2 kT फायदा, ठीक है। जो भी करना है इधर कर लो उधर कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चलो यहीं से लिख देते कि माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपन 2 हो गया। अच्छा, मेरे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो क्या मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्या मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ बच्चों, बताओ। तो चलो लिख लेता हूँ, पहला एक मेरा निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी, वो आ गया k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 2 बार, और दूसरा बच्चों आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, वो आ गया माइनस में के जेड ए स्क्वायर अपॉन में आ गया, आर आ गया। ये दो बातें होगी। मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा निकालूं टोटल एनर्जी, मैं चाह रहा हूँ तीसरा निकाल दूं टोटल एनर्जी मेरी क्या है। टोटल एनर्जी बच्चों क्या होता है, टी एसएचएम में पढ़ा हम लोगों ने, ग्रेविटेशन में पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या पोटेंशियल एनर्जी। देखो चीजें सेम ही चलती है, आपको पता नहीं चलता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से बता दो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों मेरी, यहाँ से के जेड स्क्वायर अपॉन में 2 आर है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, 2 आर हो गया, और ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, आर हो गया। अगर यहाँ से देखोगे बच्चों टोटल एनर्जी मेरी यहाँ से क्या आ गया, देख लो यहाँ से, तो माइनस में आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 आर आएगा। तो ये बच्चों मेरी टोटल एनर्जी आ गई। ये टोटल एनर्जी क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखो तो के जेडी स्क्वायर अपॉन 2 आर है और के जेडी स्क्वायर अपॉन में क्या है, 2 आर है। फर्क ये है कि टोटल एनर्जी क्या आपकी माइनस में। तो यहां से बोल सकता हूं कि जो आपकी माइनस में काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। तो हमने देखा कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है माइनस में, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू आपकी वो क्या होती है, जो वो काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। यूं बोल सकता हूं कि जो आपकी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2 अभी बताया था। तो इन तीनों से हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो आपकी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया। और ये रिलेशन आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखा है, ये आपने रिलेशन ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखा है। अच्छा, ये बोलोगे सर कि तुम लोग बोलोगे कि सर ये टोटल एनर्जी क्यों माइनस में, टोटल एनर्जी माइनस में। माइनस ये बता रही है बच्चों कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, मान लो -20 जूल है, ये टोटल एनर्जी किसमें, माइनस में। तो ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो इसका माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं उसकी बता रहा हूं। कौन सा साइन, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, मतलब क्या बधे हुए, बाउंडेड बाय किससे, न्यूक्लियस से क्या आपके बधे हुए,
अगर माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब -20 जूल चाहिए कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे, अगर आप +20 दे दो तो क्या हो जाएगा, उतनी ही प्लस में दे दो, उसको क्या करेगा, छोड़ के निकल जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की पकड़ जो है खत्म हो जाएगी न्यूक्लियस की, और ये यूं निकल जाएगा, एटम को छोड़ देगा। इसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के। और जितनी आप एनर्जी दे रहे हो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, अब वो लोग ग्राउंड स्टेट आई थिंक सुने हो केमिस्ट्री में, तो आप कितना एनर्जी दे दो कि अपनी ऑर्बिट को छोड़ दिया जाए, दैट मींस इनफाइनाइट पर चले जाए, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक आपको क्लियर होगा क्यों रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस में देने का उतना, ताकि वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सारी तरह की 1 2 3 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी क्या हो गई टोटल एनर्जी आपकी हमने देख ली। ठीक है, अच्छा बच्चों हमें ये बता दो कि ये मेरे लिए कुछ एक सेकंड। अच्छा, जितनी सारी चीजें मैंने निकाली बच्चों, ये कुछ आपको नया है क्या? बिल्कुल नहीं, नया नहीं बच्चों। ये सारी चीजें अभी जो इतनी पढ़ा है बिल्कुल आपको सेम है, आपने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है। मैं बता रहा हूं, बस आपको इसलिए बता दे रहा हूं आपको, मैं चाह रहा हूं कि मतलब वीडियो लंबा भी ना जाए, इसलिए मतलब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 40-45 मिनट में आपकी खत्म कर दें, हालांकि खत्म हो रखा है। ये क्यों बता रहे थे आपको फिजिक्स इजी लगे। आप फिजिक्स को या किसी भी चैप्टर को आप इजी तभी कर सकते हो जब आप उसे कंपेयर करके स्टडी करो। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंदर क्या है, न्यूक्लियस जेडी, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ कि अंदर क्या है, अर्थ है जिसका मास m है, और उसके बाहर एक पार्टिकल या मून ले लो जिसका मास क्या है m है। अगर ये मूव करेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को बैलेंस बराबर होगा, एफ जी इक्वल्स टू क्या एफ सी, या ऐसे बोल लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू क्या एफ जी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों, मेरा m इंटू वी स्क्वायर में क्या होगा, r हो गया, और ये एफ जी क्या होगा, जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, r के स्क्वायर। याद करो, यही से हम लोग निकालते थे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट जी एम ई बाई आर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह मैंने बोला था कि यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं, एक आर से एक आर कटेगा, और m इंटू वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी एम ई एम अपॉन में आर हो गया। अगर एम वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर में हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा बाई 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जी एम ई एम अपॉन में क्या हो गया, 2r हो गया। क्या मैंने सेम स्टेप किया था, बैलेंस करके एम वी स्क्वायर निकाला और डिवाइड कर दिया, मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो देखो वही है, जेड इंटू में ए हो गया, इसलिए क्या होगा, मल्टीप्लाई के की जगह क्या है, जी है, और 2 इंटू आर हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, आर हो गया। ये भी आ गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी मेरी क्या होती थी बच्चों, माइनस जी एम ई एम अपॉन में क्या होगा, 2r हो गया। ये सारी चीजें पढ़ रखा है तुमने, और इसमें भी रिलेशन वही होता था कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या, माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2। इवन वहां पे एक और चीज पढ़ा था, अपने ग्राफ तक पढ़ा था, बता रहे कैसा ग्राफ। जैसे ग्राफ में पढ़ा था तुम लोगों ने वहां पे कि अगर ये मान लो कि r हो और ये ऊपर में क्या पे काइनेटिक एनर्जी है, तो इस काइनेटिक एनर्जी और r के बीच क्या कर्व मिलेगा बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी एम ई अपॉन में क्या है, 2r है। जी एम ई एम अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, वो c अपॉन x होता है, मतलब ऐसे ही कुछ जाएगा, पढ़ा था तुम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ले लो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, टोटल एनर्जी भी क्या है, माइनस में। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले लो और यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी माइनस में, और ये भी यहाँ पे भी r है डिवाइड में, यहाँ पे भी r है, मतलब वो भी ऐसे इनवर्स रिलेशन बनेगा, तो उसका भी ऐसे कुछ होगा। इसमें एक आपके टोटल एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हो गया, देखो ग्रेविटेशन को भी रिवाइज करा दिया, तो कुछ नया नहीं, सेम बिल्कुल है, बिल्कुल सेम है। तो हमने यहाँ पे देख लिया रदरफोर्ड मॉडल। फिर से एक बार रिपीट, तरबूज थॉमसन मॉडल, ब्रेड वाला पार्ट प्लस और निगेटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी क्यों नहीं, एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने बता नहीं पाया। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग से न्यूक्लियस पता किया, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं और एटम का बहुत सारा पार्ट का तो एम्प्टी होता है।
इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने फेल किया वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं डिफाइन कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी नहीं बता पाए। क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, इमिट करने मतलब स्टेबिलिटी नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक्स बच्चों वीडियो देखने के लिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, चलिए तो अगला जो अपन देखेंगे वो होगा बोर्स मॉडल। ठीक है, ओके।